गुड मॉर्निंग। और नन्हे मुन्ने बच्चों, अब जरा मामला मराठा चल रहा था ना, खत्म हो गया था। इतनी जल्दी मराठे खत्म नहीं होते। मराठों की पराजय के कारण अब ये भी चीज है कि मराठों की पराजय किस वजह से हुई। अगर कहें कि मराठे कोई कमजोर थे, लड़ाकू नहीं थे, शांति प्रिय थे, तो ये बेकार की बात है। लड़ाकू, युद्ध प्रिय, ये वो जिसे कहा जाए स्वयं अपनी शक्ति के बल पर राज्य का निर्माण किया और इतना विस्तारवादी अवधारणा से युक्त कि आखिर दक्कन की शक्ति व उत्तर पश्चिम भारत में अपना क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पंजाब तक के स्तर पर हमला कर रही है। दिल्ली के मुगल बादशाह को वह गद्दी पर बैठाने में भूमिका अदा कर रही है। तो शक्ति संपन्न तो थे ही, और यही वजह है कि लगातार वे मुगलों से सत्ता की दावेदारी करते थे कि ये भारत का शासक हम होंगे, और अंततः वही मराठे अंग्रेजों के हाथों पराजित हो रहे हैं। तो इसलिए ये बात आती है कि आखिर मराठों की पराजय के कारण क्या रहे। जब हम मराठों की पराजय के कारणों की तलाश करें तो दूसरी तरफ ये भी निगाह होना चाहिए अंग्रेजों की विजय के क्या कारण रहे। यानी बात तुलनात्मक शक्ति की भी है, रणनीति की भी है, दूरदर्शिता की भी है। तो एक चीज समझें कि अगर हम इस अंग्रेजों के मुकाबले मराठों की बात कर रहे हैं तो फिर रणनीतिक स्तर पर भी, राष्ट्रीयता की भावना के स्तर, कूटनीतिक स्तर पर, वैज्ञानिक तकनीकी स्तर पर ये सारी स्थितियां अंग्रेजों के पक्ष में ज्यादा थी। सामुद्रिक शक्ति के स्तर पर तो ये जो पढ़ रहे थे हम लोग 18वीं सदी के समय की स्थितियां, और उस स्थितियों में भारत की स्थिति भी पढ़ रहे थे और ब्रिटेन की स्थिति भी पढ़ रहे थे। इसलिए जब भी कभी, अब आपके लिए अगर मैं अभी मराठों की पराजय के कारण बता रहा था तो ये विचार ही नहीं गया होगा कि हमें वहां से कुछ चीजों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि वहां तो हेडिंग ये लिखी हुई थी 18वीं सदी की परिस्थितियां, भारत पर अंग्रेजों की विजय के कारण ये पढ़ रहे थे। जब भारत पर अंग्रेजों की विजय है तो उसी भारत की शक्ति क्या थी? मराठे थे। तो आप क्या होता है ना, बस उस हेडिंग के अंतर्गत अपने को सोचते हैं कि अगर एक हेडिंग यहां पर लिखी हुई थी कि भारत पर अंग्रेजों की विजय किन परिस्थितियों में हुई, तब आप वहां पर सोचकर लिख लेंगे कि ये चीज पढ़े थे। लेकिन अगर ये आ रहा हो कि मराठों की पराजय के क्या कारण थे, मैसूर के अपने पराजय के क्या कारण थे, भारत की क्षेत्रीय शक्तियों के अंतर्गत हम सिखों की बात करें, तो फिर आप केवल और केवल उस राज्य विशेष के संदर्भ में सोचते हैं कि कहां पढ़े थे मराठों पराजय का। और अगर लिख भी दिए मराठों पराजय के कारण तो खाली उसमें मराठा ही मराठा है।
ये वाला पहलू आपका छूट चुका होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जानते नहीं, जान तो खूब रहे हैं, याद भी है, बस केवल क्या है, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी इसको आखिर कनेक्ट करने के लिए, इसीलिए पढ़ने का मतलब खाली ये नहीं है कि चैप्टर समाप्त होता जाए। जो पीछे चीजें होती जा रही हैं ना, और जहां पर कोई एकदम भारत पर अंग्रेजों की विजय की बात हो रही है, तो फिर भारत के किसी एक क्षेत्र, किसी एक शक्ति की बात नहीं थी उस पर, वो सामान्य प्रवृत्ति है। तो उतने ही नॉलेज से, उतने ही ज्ञान से एक व्यक्ति जब उन बातों को भी कोट कर देगा तो उत्तर ज्यादा बेहतर होगा, बजाय सिर्फ और सिर्फ मराठों वाला लिखने के। तो इसीलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट एक जरूर होता है मराठों की पराजय के कारण, लेकिन अंततः मामला दोनों का चलता है कि मराठे पराजित हो रहे हैं और ये विजयी हो रहे हैं। तो इनकी विजय की अपने स्तर पर यहां से मैटर लीजिए, पराजय की चीजों को यहां पर जरा देख लेंगे, और वो पॉइंट्स आपके पास आ गए। एग्जामिनर के लिए भी समझना आसान हो गया कि ये ठीक बच्चा है, इसको तुरंत सेलेक्ट करके भेजना चाहिए, देश संभाले, इधर उधर क्यों घूम रहा है। जो केवल ये मराठा वाला, उसको लगेगा भी ये मराठवाड़ा क्षेत्र ही लायक, यानी अभी इसको देश की समझ नहीं है। तो पढ़ाई तो वही है, इसलिए अपने विषयों पर जब आप ये सब बोलते और सोचते रहते हैं ना, और क्या पढ़ लें, और के ज्यादा जो है पहले उसको पढ़कर इतनी स्थिति की समझ पैदा कर लें कहां कहां उपयोग कर सकते हैं। तो अभी तो क्या होता है कि रजिस्टर उठाते हैं, जो हेडिंग है सर पर दौड़े उसको खत्म किए, फिर दूसरा उठाया, क्योंकि दबाव है रिवाइज करने का, पढ़ने का। फिर एक परंपरागत तरीका है क्वेश्चन लिखना है, चूंकि कहा गया है, इसलिए क्या करो, क्वेश्चन उठाओ, लिखो। लिखते समय कठिनाई आई, रजिस्टर फिर उठाओ, और सारे कार्य पूरे हो रहे हैं दिशा निर्देश के आधार पर। बिजी भी आप रहेंगे, वर्क दिखाई भी पड़ेगा, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग होती है, और वो है चिंतन। उसके लिए समय चाहिए होगा ना, और चिंतन इस मामले में नहीं कि अब हमारा 1.5 से 2 घंटे का टाइम चिंतन का है। और अकेले हम करेंगे नहीं चिंतन, सहयोगी और मित्र है, ताकि अगर कहीं भटकाव हो चिंतन में तो वो एकदम सही मार्ग पर ले आ दे। चिंतन का मतलब ये है कि पढ़ने के पश्चात ये एकाध बार 2-4 मिनट के लिए विचार करिए। जरूर नहीं है कि उसके बारे में हमने डिस्कस किया हो ना किया हो, कि ये चीज़ का उपयोग हम और कहाँ कहाँ कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। और अभी चूंकि मैं समझ रहा हूँ, मान लीजिए कि ठीक है, अभी आरंभिक स्तर है पढ़ाई के, धीरे धीरे जब जो है ना चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो भी जो है 1857 के विद्रोह के अपने दमन के कारण, अंग्रेजों की विजय के कारण, भारतीयों की पराजय के कारण, ये सब कुछ अलग से नहीं होती। इन्हीं सब बिंदुओं से आप उत्तर लिख पाएंगे। बस ये है कि मैंने कहा कि जो एक बड़ा वर्ग होता है उसका अपना कम से कम उस व्यापकता को आप समझ लीजिए, और फिर आप जो है उत्तर लिखने में यूज कर पाएंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं, मामला 200 शब्दों का है, ज्यादा का है ही नहीं। तो उसी जानकारी में जितना आप पढ़ रहे हैं ना, जितनी चीजें हैं आपके पास, उसके
अनुकूलतम और अधिकतम उपयोग की अगर स्थिति पैदा कर ले, जो है बाकी बहुत सारी चीज़ें, जानकारी की बहुत सारी चीज़ें, ज्ञान की अभी भी बाकी है, उनको एग्ज़ाम के बाद लीजिएगा। शुरुआती दौर में ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो टॉपिक आ जाए, और जब शुरुआती टॉपिक्स में ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग हो तो उसका उपयोग कर पाएँ। अब इस चीज़ को अगर समझ पा रहे होंगे तो कितना आसान हो गया। अब मराठों की पराजय के कारण लगभग समाप्त हो गया। मराठों की पराजय के कारण क्या पढ़ने की जरूरत है ना? ये कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। तो एक तो अपने आप में समझिए अब कि 18वीं सदी के अंतर्गत जो अंग्रेजों की अपनी स्थितियां थी, अंग्रेज यूरोप की एक बड़ी शक्ति थी। वो बात पढ़ चुके, समझ चुके कि उनके पास आधुनिक मूल्य है, समझ है, राष्ट्रीयता की भावना है कि एक ब्रिटिश राज्य का हित कैसे होगा, एक उपनिवेश से लाभ लेने का दृष्टिकोण है। और यही वजह है कि वो उस सारी स्थितियों में मराठों से ऊपर नजर आ रहे हैं कि मराठों के अंतर्गत आपसी एकता भी नहीं है, कोई राष्ट्रीयता की भावना भी नहीं है। अभी तो ये है कि आखिर मराठा संघ बन तो गया, वह होलकर सिंधिया से, सिंधिया भोसले से टकरा रहे हैं, गायकवाड़ टकरा रहा है। तो जो मराठे हैं वही आपस में एकजुट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाहर के अन्य शक्तियों के साथ क्या एकता का भाव पैदा होगा, यानी आपस में ही संघर्ष है और राष्ट्रीयता की भावना दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए आपस में भी संघर्षरत हैं और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी संघर्षरत हैं, और दूसरी तरफ इस विदेशी शक्ति को वह सहयोग भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मराठे आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना से रहित थे। वे मराठे आपसी एकता के भाव से रहित थे। तो आसानी से उनके मामलों में हस्तक्षेप करके अंग्रेजों ने लाभ सुनिश्चित किया। दूसरी तरफ ये मराठे जिस एक रणनीतिक दुर्बलता का शिकार है, कूटनीतिक क्षमता से भी कमजोर है अंग्रेजों के मुकाबले। आखिर सालबाई की संधि अंग्रेज करने को आतुर है। मराठों का तो यह देश ही है, यानी कहीं से तो आए थे नहीं। अंग्रेज व्यापारी हैं, उनके लिए लंबे समय तक युद्धरत रहना यह उनके वित्तीय दृष्टिकोण से उचित नहीं था, उनके ऊपर बोझ था। तो सालबाई की संधि करके अंग्रेजों ने मराठों की तरफ से 20 वर्षों का अपना वह शांति का एक प्रस्ताव प्राप्त कर लिया, और उसका उपयोग वे अपनी शक्ति को बढ़ाने और दूसरी क्षेत्रीय शक्तियों को निपटारे में कर रहे थे, जबकि मराठे उस शांति के काल को अंग्रेजों के साथ मित्रता निभाने में व्यक्त कर रहे थे। कूटनीतिक कमजोरी है। आखिर अंग्रेजों की कूटनीतिक क्षमता तो ये थी कि उन्हें मैसूर के साथ युद्ध करके उसे निपटाने के लिए मराठों के साथ संधि करके अपने आप को उनके प्रति निश्चिंत हो जाने का था कार्य वो कर रहे थे। तो वे मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके पहले मैसूर की शक्ति को समाप्त करने में लग गए। इस कूटनीतिक क्षमता को मराठे नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर हम किसी के इंटेंशन को ना समझ पाए तो यह अदूरदर्शिता है। तो अंग्रेजों की तुलना में मराठों की यहां पर दूरदर्शिता भी सीमित नजर आती है। रणनीति का मामला अगर देखा जाए
तो मराठों की अपनी परंपरागत युद्ध प्रणाली जो है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली थी, छापामार संघर्ष, जिस एक क्षेत्र विशेष में हो सकती थी वह आखिर उस भौगोलिक स्थितियों के अंतर्गत थी। लेकिन मराठों ने अब अपनी परंपरागत पद्धति को त्यागते हुए वही अन्य जो राज्य और उनके युद्ध की प्रणाली है उसको अपनाना शुरू कर दिया, अर्थात आमने सामने के युद्ध में वह पैदल सेना, घुड़सवार, ऐसी स्थिति में आप जिसमें दक्ष थे वह चीज आपने छोड़ दी और अब आप आमने सामने के युद्ध में आ गए। और उन आमने सामने के युद्ध में जहां पर गतिशीलता और युद्ध व्यूह रचना जितनी जिसकी प्रगतिशील होगी वह उतनी बढ़त लेगा। तो इसलिए भी मराठों की पराजय सामने आती है कि रणनीतिक दुर्बलता, कमजोरी नजर आई है चीज। अपनी युद्ध प्रणाली को छोड़कर वे उस युद्ध प्रणाली पर निर्भर हो गए जिसमें अंग्रेज पहले से ही दक्ष थे। तीसरी चीज यह भी है वैज्ञानिक तकनीकी पिछड़ापन। मराठों के पास ऐसे वैज्ञानिक तकनीकी विकास का कोई सुनिश्चित ढांचा नहीं था कि वह अपने सेना का आधुनिकीकरण कर पाए। तो उन्हीं परंपरागत अस्त्रों से जो कभी मुगलों पर हमला करके वह लिए हुए थे तोपें, उन तोपों को अब लगा रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेज अपने उस उन्नत वैज्ञानिक तकनीकी विकास के साथ अपने सैनिक सामग्री को भी आधुनिक बना चुके हैं। तो फिर इसलिए वे उन लंबी तोपें, हल्की तोपें, ज्यादा मारक क्षमता से युक्त, यही वजह है कि आज के दौर में भी अगर कहा जाए कि अगर हम भारत और अमेरिका की बात कर रहे होते हैं तो ये मामला खाली आर्थिक शक्ति का नहीं होता है, बल्कि उस वैज्ञानिक तकनीकी विकास के चलते उनके अपने हथियारों, उपकरणों की अपनी क्षमता कई गुना ज्यादा बेहतर है। कि उनके पास वो सिस्टम कि अगर 40 कमांडोज उनके मौजूद हैं तो एक देश के ऊपर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि वह चाहे जो लेजर पिस्टल है, वह मशीन गन है, वह जो रडार की उनकी क्षमता है, वह जो उनके अपने लड़ाकू विमानों की अपनी क्षमता है कि रडार की पकड़ में भी नहीं आएंगे। यही वजह है कि अगर युद्ध होता है, जब एबटाबाद पाकिस्तान के क्षेत्र पर अमेरिकी सैनिक बिन लादेन को पकड़ने के लिए उतरे तो पाकिस्तानियों को तो पता भी नहीं चला कि कुछ ऐसा है, क्योंकि उनके फाइटर प्लेन वो सब मतलब आवाज भी नहीं कर रहे। और मार्च 35-38 जो है कमांडोज के माध्यम से कार्रवाई को अंजाम दे दिया। फायरिंग हो रही, आवाज भी नहीं हो रही। और इस टाइप का सूचना तंत्र कि उस समय पर भी ट्रैक किया जा रहा है कि वह कहां पर मौजूद है, क्या कर रहा है। दूसरा सैनिक जब तक घर के अंदर जाकर देखे नहीं कि कौन क्या कर रहा है, तब तक पता न चले। उनके अपने सैटेलाइट का इसका मतलब ये होता है कि वह 40 सैनिक 40,000 पर भारी पड़ने वाले हैं। तो युद्ध में गतिशीलता वह आधुनिकीकरण के साथ बढ़ जाती है। तो मराठों की तुलना में अंग्रेजों की अपनी जो गतिशीलता थी युद्ध में, वह कहीं ज़्यादा बेहतर थी। आधुनिक हथियारों के साथ थे, युद्ध व्यूह रचना उनके पास थी। तो ऐसा नहीं कि मराठे लड़ाकू नहीं थे, वीर नहीं थे, बस वह वीरता और वह लड़ाकूपन उस रणनीति के दिशा के बगैर था, जबकि अंग्रेजों के पास वह चीज़ ज़्यादा बेहतर थी। कूटनीतिक स्तर पर एक और समस्या थी। अंग्रेज
समझ रहे थे कि हमें एक देश के अंतर्गत कैसे लाभ लेना है, तो वो मराठों के आपसी विवादों को भी बढ़ाते थे, उनके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा भी करते थे। और ये मराठों को लगता था कि ये अंग्रेज कुछ हमारे हितैषी हो गए। यही वजह है कि रघुनाथ राव आखिर मराठों के पास पहुंचकर संधि करके पेशवा बनना चाह रहा है। वह जो है बाजीराव सेकंड अंग्रेजों के पास पहुंचकर आखिर अपने पेशवा की गद्दी को सुरक्षित रखना चाह रहा है, तो बेसिन की संधि कर लिया। फिर लिखवाऊं क्या बेसिन की संधि? आज तो प्रश्न मिला होगा, लोगों ने तो पेज फाड़ दिया होगा कि फालतू की बात है ये, इतना बेसिन हुआ है? अच्छा, बेसिन नदी बेसिन है, ठीक बात है। राय बात करके हम लोग पढ़ा रहे थे। तो इसलिए ये एक दूरदर्शिता नहीं थी, और साथ में एक और भी पहलू था। जो गुप्तचर प्रणाली है ना, अंग्रेज इस मामले में बड़े होशियार और सक्षम। वो क्या करते थे कि मराठों को अपने पक्ष में रखते थे, और साथ में उन भारतीय भाषाओं को भी सीख लेते थे, ताकि उनकी अपनी सूचनाएं मिलें। और फिर भी अंग्रेज विदेशी हैं, रंग रूप से पहचान में आ जाएंगे। तो वो क्या करते थे, मराठा राज्य के अंतर्गत मराठों को ही अपना गुप्तचर बना देते थे। तो अब मराठी भाषा में भी जो संवाद हो रहा है, तो वह चीज भी मराठी उस प्रणाली में, प्रशासनिक संरचना में, सैन्य रणनीति की सूचनाएं भी उनको प्राप्त हो जाती थी। मराठे ऐसा करने में असफल रहे। न तो वो उस भाषा के साथ हो सकते थे, और न ही उन्होंने कोई अंग्रेजों को अपना गुप्तचर इस रूप में बनाने का प्रयास किया कि उनको उनकी सूचनाएं प्राप्त हो सके। तो मराठों के संबंध में अंग्रेजों को तो जानकारियां मिल जाती थी, लेकिन अंग्रेजों की सूचनाएं मराठों तक समय पर नहीं पहुंच पाती थी। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी भारतीय शासकों की। और जब भी हम पराजय और जय की बात करेंगे, तो जब पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत बात करेंगे कि तुर्कों की विजय और राजपूतों की पराजय, तो वहां पर भी यही पक्ष नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि वह तुर्क अंग्रेजों के समान या यूरोपियों के समान या आधुनिकीकरण से युक्त हो गए थे, लेकिन राजपूतों की तुलना में उनका दृष्टिकोण वह कैसे आधुनिक नजर आता था। तो जो अभी यहां पर भारत की विखंडित दशाएं हैं, आपस में संघर्षरत हैं, वही जो है राजपूत उस समय कर रहे थे। जैसे मराठा आपस में लड़ रहे थे, वैसे ही राजपूत आपस में लड़ रहे हैं। जैसे एक तरीके से मराठों के पास यह रणनीति और समझ कूटनीतिक नहीं थी कि ये कोई विदेशी शक्ति है लाभ ले ली, वैसे ही उनको ये समझ में नहीं आया कि तुर्की आक्रमणकारी ये जो आ रहे हैं ये बाहर के हैं, तो क्यों ना एकजुट होकर मुकाबला करें। ये एकजुट होकर मुकाबला करने वाली भावना राष्ट्रीयता की भावना कहलाती है, और वो यहाँ पर भी मौजूद नहीं थी। इसीलिए मराठों की पराजय उस 18वीं सदी के भारत की अपनी स्थिति की पराजय थी, और जिनके हाथों पराजय थी वो थी अंग्रेजों की अपनी 18वीं सदी की आधुनिक स्थिति। तो एक आधुनिक देश की सामंती क्षेत्र पर विजय थी। यही बात जरा छाप लीजिए फटाफट, ताकि आज एकदम जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। कल मन तो बहुत है मेरा, लेकिन इधर से कौन जो है इसमें गुप्तचर बैठा हुआ है कि जो कहता है कि एकदम फैन बंद करवा दें।
तो कल तो नहीं होगी क्लास इस वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, बस मेरे ख्याल से लास्ट क्लास होगी ज्योग्राफी की जो चल रही है जीएस के संदर्भ में, उसी की क्लास है ना सवेरे, किसी किसी को अलग से बुलाया होगा, है ना। जरा फैन बंद कर देना। बाकी ये है कि कल क्लास ऑफ रहेगी, मंडे को क्लास होगी आपकी, ठीक है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि जाएं अब, लिखिए, बस बोल दिया कि जल्दी छोड़ देंगे। हाँ, देखिए, मराठों की पराजय कारण नंबर 1, मराठा संघ एकता के भाव से रहित थे। अर्थात मराठा नेता आपस में ही संघर्षरत थे और वे एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सके। नेक्स्ट में लिखें, मराठों का आंतरिक संघर्ष उनकी पराजय का प्रमुख कारण बना। रघुनाथ राव ने पेशवा नारायण राव की हत्या कर पेशवा बनने का प्रयास किया, जिसका मराठों ने विरोध किया। अतः रघुनाथ राव अंग्रेजों से सहयोग लेने के लिए उनसे संधि करता है। और अंग्रेजों को मराठों के कमजोरी और आंतरिक संघर्ष का पता चला। अतः वे इस कमजोरी का लाभ उठाने लगे। नेक्स्ट वन लिखिए, इसी तरह मराठों के आपसी झगड़ों के कारण
अपने पद को बचाने के लिए पेशवा बाजीराव सेकंड अंग्रेजों से बेसिन की संधि करता है। जिससे मराठा राज्य पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। इस तरह मराठों की आंतरिक संघर्ष की स्थिति ने अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करने का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट वन लिखिए। मराठों की युद्ध रणनीति भी त्रुटिपूर्ण रही। वस्तुतः मराठों ने परंपरागत गुरिल्ला युद्ध, छापामार संघर्ष इसको कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को त्याग कर पैदल सेना एवं तोपखाने पर बल दिया। जिसमें अंग्रेज ज्यादा सक्षम थे। अतः अंग्रेजों के सामने मराठे पराजित हुए। नेक्स्ट वन लिखिए। मराठों की नौसैनिक शक्ति ब्रिटिश के मुकाबले बहुत कमजोर थी। नेक्स्ट वन लिखिए। मराठे वैज्ञानिक तकनीकी विकास में पिछड़े रहे। अतः अपने हथियारों के
लिए विदेशियों पर निर्भर रहे। और उन्हें समय पर अस्त्र शस्त्र भी इनसे प्राप्त नहीं हो सके। नेक्स्ट वन लिखिए। मराठों का आर्थिक आधार भी सुदृढ़ नहीं था। फलतः सेना के नवीनीकरण का मार्ग भी अवरुद्ध रहा। नेक्स्ट में लिखिए। मराठों की कमजोर गुप्तचर प्रणाली और उनकी कूटनीतिक कमजोरी भी पराजय का कारण बनी। नेक्स्ट पॉइंट। मराठों में आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। अतः वे एकजुट होकर विदेशी शक्ति अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सके। नेक्स्ट वन लिखिए। ब्रिटिश एक आधुनिक यूरोपीय शक्ति थी और मराठे परंपरागत सामंती पद्धति से युक्त थे। अतः युद्ध में मराठों की पराजय एक सामंती पद्धति की पराजय थी और अंग्रेजों की विजय एक आधुनिक देश की विजय थी। नेक्स्ट में देखिए। मराठे उसी पतनशील व्यवस्था का
मराठे उसी पतनशील व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसका कभी मुगलों ने किया था। अर्थात दरबारी षड्यंत्र, उत्तराधिकार का विवाद, सैन्य अनुशासनहीनता, वैज्ञानिक तकनीकी पिछड़ापन, कूटनीतिक कमजोरी, मराठों की व्यवस्था में शामिल थी। जो उनके पतन का कारण बनी। तो ये था आपका मराठों की पराजय के कारण। जो यहाँ पर एक लाइन लिखी उसका बड़ा महत्व है। एक लाइन का मामला है केवल ये कि मराठे भी उसी पतनशील व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसका मुगलों ने किया था। यानी मुगलों के पतन के कारण भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी वही चीज़ आती है कि आखिर वह पतनशील व्यवस्था क्या थी कि उत्तराधिकार का विवाद, दरबारी षड्यंत्र, वैज्ञानिक तकनीकी पिछड़ापन, उनके में भी कूटनीतिक कमजोरी, ये सारी चीज़ें थीं। तो इनके चलते मुगलों का भी पतन हुआ और अब मुगलों से सत्ता की दावेदारी कर रहे मराठे भी उसी पतनशील व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसका कभी मुगल किए। तो जो हाल मुगलों का हुआ वही मराठों का हुआ। तो ये शिवाजी के समय का सैन्य अनुशासन, नैतिकता, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें गायब होने लग गई थी। जो मुगल क्या करते थे कि सैन्य अभियान के अंतर्गत सेना बाद में पहुंचती थी, पहले जो है सैन्य अधिकारियों और उनके अपने मनोरंजन के लिए वह संरचनाएं स्थापित होती थी, कैंप लगता था। तो फिर जितना खर्च सेना पर होता था उससे कहीं ज़्यादा जो है उनके अपने मनसबदारों और वहाँ के अपने राज परिवार के लोगों के अपने रख रखाव और मनोरंजन पर व्यर्थ किया जाता था। लड़ने जा रहे हैं युद्ध और व्यवस्था इस बात की करनी है कि युद्ध के बाद शाम को जो है हाँ मनोरंजन कैसे होगा। तो ये परंपराएं मुगलों की थीं। मराठे तो जमीन से जुड़े थे जब शिवाजी के साथ, लेकिन धीरे धीरे मराठों में भी ये लाव लश्कर चलने लगा। इससे क्या होता है कि एक जगह कैंप कर लो, इसके बाद जितना भी दूर जाकर युद्ध करना हो फिर लौटकर अपने कैंप में आओ ताकि वहीं भोजन मिलेगा ठीक से। तो यही वजह है कि इसको कहा जा रहा है कि वह युद्ध मानसिकता ही नहीं रही, वह एक तरीके से युद्ध बल्कि भोग विलास से अपने आप में मिश्रित हो गया था। तो पतनशील व्यवस्था का प्रतिनिधित्व मुगल भी कर रहे थे और अब मराठे भी कर रहे थे। अब जरा मामला कूलिंग कम करवा दें। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ खुद ही सिस्टम अपने हाथ में ही ले लूँ सब, क्योंकि हाँ कूलिंग कम कर देना भाई। देखिए अब सब समझ गए वो लोग भी कि अब थोड़ी देर बाद कॉल होगी तो कूलिंग कम हो जाएगी। कभी फैन बंद हुआ, पूछे भी नहीं उन्होंने क्या करना, सीधे आके कम ही कर दिया। समझ रहे हैं, इसी को कहते हैं कि पहचान गए वास्तविकता में कि हम लोग कौन हैं।
तो अब जरा अंग्रेजों की, हाँ हाँ, हाँ हाँ, उदाहरण मत दीजिए। इनका कहना है कि क्या कुछ, बहुत डरते डरते बोल रहे थे, क्या कुछ शासकों को हम अदूरदर्शी कह सकते हैं? जोरदार शब्दों में कहिए, घनघोर अदूरदर्शी थे। वह चाहे उस समय की बात हो और चाहे आधुनिक काल की बात हो, यानी कि जब तुर्कों के समय की बात भी करते हैं तो वहाँ पर भी अदूरदर्शिता है। अंग्रेजों के समय की बात है, वहाँ पर भी है। आज के समय को छोड़ दीजिए, आज का समय तो बहुत दूरदर्शीपूर्ण है। तो खैर, अब अंग्रेजों की सिंध विजय, अब अंग्रेज उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पर मैंने कहा कि 1813 के पश्चात एक सूत्री नीति है उनकी कि भारत में विलय और विस्तार की नीति को अंजाम दिया जाए, अर्थात जो भारतीय राज्य हैं उन पर प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो इसलिए भारत के अंतर्गत जो अंग्रेजों की अब विजय है वह उन क्षेत्रों के साथ भी है कि आखिर अब सिंध की विजय किया जाए, पंजाब का जो है विजय किया जाए। अब मराठों को समाप्त करने के पश्चात एक स्थिति ये पैदा हो गई कि कम से कम एक बड़े भूभाग और क्षेत्र पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। तो सिंध, पंजाब, अवध, ये तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ही। ऐसे में जो अंग्रेजों की सिंध विजय का मामला है ना, वह किन स्थितियों में सामने आती है, उसके उत्तरदायी कारक क्या रहे हैं। तो अंग्रेजों की सिंध विजय कोई खाली एक सिंध विजय का ही मामला नहीं था, बल्कि अंग्रेजों ने एक युद्ध अफगानों से किया, अफगान क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए, और वहाँ पर 1838-39 में वह उस युद्धों के अंतर्गत पराजित भी हो रहे हैं। तो 1838 से 42 के बीच का चल रहा संघर्ष में जब वो पराजित होकर लौटे तो अब अपने सम्मान की पुनर्स्थापना करना भी जरूरी था। इसलिए वह सिंध पर 1843 में वह नियंत्रण स्थापित करते हैं। सिंध की स्थिति को अगर समझा जाए तो सिंध के, जिन्हें हम नवाब कह रहे हैं, शासक कह रहे हैं, वो अमीर कहलाते थे, यानी वहाँ पदनाम अमीर के रूप में था। वह खैरपुर, मीरपुर, हैदराबाद, ये 3 भागों में बटा हुआ, उसकी राजधानी के साथ सिंध। सिंध के अमीर सिंध के अंतर्गत रहकर वो अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध ही निभाए। और ये स्थिति कब पैदा हुई? ये स्थिति दरअसल जो सिंध का अभियान कहा जाए अंग्रेजों का, हुआ तो बहुत बाद में, लेकिन इस क्षेत्र से अपने भारतीय भूभाग की सुरक्षा की चिंता उन्हें सिंध के अमीरों के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रही थी। दरअसल एक तरफ अरब सागर के साथ और ईरान के रास्ते यानी स्थल मार्ग से भारत में आने का एक मार्ग यह प्रस्तुत करता था। और उस समय नेपोलियन जब अपने साम्राज्यवादी विस्तार के शिखर पर था और उसने अपने यूरोप में इटली के क्षेत्रों पर, जर्मनी के क्षेत्रों पर नियंत्रण किया, ऑस्ट्रिया को पराजित करके उसके अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण करना, यूरोप की शक्तियां उसका अपना वह शक्ति और सर्वोच्चता को स्वीकार कर रही थी। तो 1806 ईस्वी में रूस के साथ भी टिलसिट की संधि हुई और इस संधि के माध्यम से रूसियों ने भी उसकी अपनी शक्ति और सर्वोच्चता को स्वीकार किया था। और यही वजह है कि केवल एक शक्ति बच गई थी, अंग्रेज।
और अंग्रेजों को चूंकि प्रत्यक्ष रूप से पराजित नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी आर्थिक शक्ति को कमज़ोर करके उसे राजनीतिक रूप से अधीन करने के लिए उसने एक व्यवस्था अपनाई थी, जिसको हम महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जीवन में कहीं अगर पढ़े होंगे विश्व इतिहास, तो महाद्वीपीय व्यवस्था, तो अंग्रेजों का नेपोलियन के साथ यह टकराहट है। तो जिस समय उन्हें यह लग रहा है कि अब रूस के साथ संधि हो गई, इसके पश्चात वह अंग्रेजों को घेरने के लिए उसके इस भारतीय भूभाग पर भी जो है अभियान कर सकता है, तो फिर ईरान के रास्ते भारतीय भूभाग और क्षेत्रों पर वह कदम बढ़ाएगा। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि अब यहाँ पर अपना कोई सहयोगी मित्र बैठा हुआ नजर आए। इसलिए उन्होंने 1809 में ही एक दूतमंडल के माध्यम से सिंध के अमीरों के पास संदेश भी भेजा और मित्रता भी स्थापित होगी। सिंध के अमीरों वैसे भी कोई आधुनिकता का मूल्य तो था नहीं, उनको लगा कि ठीक बात है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम किसी की सहायता क्यों करेंगे, आप हमारे पास पहले आए, हम आपके हैं। और तत्पश्चात इसके साथ सिंध के अमीरों ने सदैव अंग्रेजों से अपनी मित्रता निभाते रहे और अंग्रेज भी उस दिशा की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाए कि राज्य को मिलाना है या कुछ करना है। लेकिन धीरे धीरे एक स्थिति ये आई कि अफगानिस्तान के मसले पर ही उन्हें संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक मुद्दा यह भी था कि अफगान के अंतर्गत उत्तराधिकार में रूसी भी जो है इंटरेस्ट ले रहे थे और उनको ये था कि इन क्षेत्रों के अंतर्गत अपने प्रभाव को स्थापित करके हम भारतीय भूभाग की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। तो रूसियों के इस हस्तक्षेप से चिंतित होकर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करके अपने मनपसंद वह शासक को गद्दी पर बैठाना चाहा और इसी क्रम में उनका युद्ध भी हुआ अफगानों से और अफगानों से युद्ध में पराजित भी हो गए। अब जब पराजित हो गए तो अपनी हार और पराजय को छुपाने के लिए, अपने सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए तुरंत एक किसी क्षेत्र पर नियंत्रण करने की इच्छा पैदा हुई, यानी पराजय को ढक सके वे। अब आलोचना होने लग गई थी कंपनी के अपने इन अधिकारियों की जो निर्णय ले रहे थे सिंध के प्रति, अफगान के प्रति आक्रमण का। यही वजह है कि अब यहाँ पर जो सिंध का एक रेजिडेंट हुआ करता था और नेपियर, उसकी तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई कि हम सिंध का विलय करेंगे और 1843 ईस्वी में उन्होंने सिंध के अमीरों पर यह आरोप लगा दिया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे, कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं और इसलिए हम अभियान कर रहे हैं। कुल मिलाकर बावजूद इसके सिंध का विलय जब 1843 में हो गया, मिला लिया, उस समय भी अमीरों ने कोई प्रतिरोध किया ही नहीं, था ही नहीं कुछ ऐसा मामला। तब वहां पे चार्ल्स नेपियर ने इस बात को कहा कि हमें सिंध को मिलाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे। ऐसा करना अत्यंत उपयोगी, लाभप्रद और मानवोचित नीचता होगी। अब समझिए, गजब की बात है। वो ये कह रहे हैं कि सिंध को मिलाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। ये दम्भ है उनका। और ऐसा करना अत्यंत उपयोगी, लाभप्रद और मानवोचित नीचता, मानव के हित में की गई नीचता है ये। क्योंकि अब ये कैसी हित भाई, क्योंकि सिंध को उन्होंने अब ये बतलाया
कि हम दरअसल असभ्य जाति को सभ्य जाति में तब्दील करने के लिए ईश्वर के द्वारा भेजे गए लोग हैं। तो जो काले असभ्य जाति के लोग हैं, उनके लिए ईश्वर ने श्वेत जाति पर एक दायित्व डाला, जिसको व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी हम कह रहे हैं। तो हम असभ्यों को सभ्य बनाने के लिए इसे अपने राज्य के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। मानवोचित निष्ठा, यानी मानव के हित में यह निष्ठा, यह गलत कार्य हम कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कुल मिलाकर कि अंग्रेज अपने साम्राज्यवादी विस्तार के औचित्य को ठहरा रहे हैं सही, कि देखिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब सही है, अधिकार नहीं है फिर भी हम ऐसा करेंगे। यानी सिंध के अमीरों ने अंग्रेजों के प्रति किसी तरीके का कोई जो है वह बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की। 1809 से लगातार वह अपनी मित्रता को निभा रहे थे। इसके बावजूद भी इन्होंने सिंध को अपने राज्य का अंग घोषित करके प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि वह दरअसल अफगान युद्ध में पराजय के अपमान का बदला निकाल रहे थे। यही वजह है कि एल्फिंस्टन जैसे लोगों ने कहा कि जब कोई व्यक्ति गली में पिटकर आता है तो सारा गुस्सा वह घर में अपनी पत्नी पर उतारता है। ये उस समय की बातें थी, अब तो नहीं उतार सकता। मतलब यही वजह है कि वो अफगान तूफान की पूंछ कहा जा रहा है, कि अफगानिस्तान के अंतर्गत पराजित होने के पश्चात अपनी साख को बचाने बनाने के लिए अंग्रेजों ने सिंध का विलय किया। और अब जब सिंध का विलय हो गया, उसी के पश्चात देखेंगे कि पंजाब राज्य के अंतर्गत आखिर किस तरीके से उन्होंने विलय किया। तो यही कुछ बातें इसमें छाप लीजिए फटाफट, ताकि जल्दी छोड़ दें। लिखिए, ये शब्द कितना अच्छा लगता होगा ना, कि उत्साह बढ़ा देता है। और आज मैं वास्तव में जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है। काल्पनिक बात है। इलाहाबाद जाना है, मतलब अगर मैंने थोड़ा सा जल्दी छोड़ दिया तो इलाहाबाद चले जाएंगे। मतलब यहाँ से उतर के नीचे जाना है क्या? इलाहाबाद चले जाएंगे। लिखिए, सिंध का है अब ये हो गई हेडिंग। अब इसके अंदर लिखिए, सिंध का सामरिक महत्व था यह अरब सागर के तट पर स्थित था और गुजरात की सीमा से जुड़ा था। यह यूरोप से आने वाले समुद्री मार्ग तथा ईरान से आने वाले स्थल मार्ग से जुड़ा था। नेक्स्ट वन लिखिए, फ्रांस के शासक नेपोलियन द्वारा किए जा रहे साम्राज्यवादी विस्तार से
अंग्रेजों को नेपोलियन के भारतीय अभियान की आशंका हुई। और जब नेपोलियन ने रूस के साथ टिलसिट की संधि रूस के साथ टिलसिट की संधि की, तो यूरोप में नेपोलियन की श्रेष्ठता स्थापित हुई। इसी क्रम में ईरान के रास्ते भारत पर आक्रमण किए जाने की आशंका और मजबूत हुई। इसी क्रम में अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों के साथ मैत्रीपूर्ण संधि की। इसके तहत अंग्रेजों को सिंध में व्यापारिक सैनिक सुविधाओं की प्राप्ति हुई। तथा सिंध में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति हुई। इस तरह सिंध पर ब्रिटिश हस्तक्षेप शुरू हुआ। नेक्स्ट वन लिखिए। जब अफगान युद्ध में अंग्रेजों की अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई, तो इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्हें तत्काल किसी क्षेत्र पर नियंत्रण की आवश्यकता हुई।
वस्तुतः अफगान युद्ध में पराजय से अंग्रेजों का सम्मान कम हुआ, अतः इस सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने सिंध पर नियंत्रण की योजना बनाई। इसी क्रम में ब्रिटिश गवर्नर जनरल एलनबरो के समय (1843) में सिंध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट वन लिखिए। इस विलय के पश्चात सिंध के ब्रिटिश रेजिडेंट प्रतिनिधि चार्ल्स नेपियर ने कहा कि इन्वर्टेड कामा में लिखे हैं, हमें सिंध के अधिग्रहण का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी हम ऐसा करेंगे। और ऐसा करना लाभदायक, उपयोगी एवं मानवोचित नीचता होगी। यूनाइटेड का क्लोज कर देने, खुला रह जाएगा। नेक्स्ट वन लिखें। उपरोक्त कथन ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार तथा उसके सिंध विलय के आर्थिक, राजनीतिक लाभों को देखते हुए अंग्रेजों द्वारा विलय कार्य को सही ठहराए जाने
के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंध के अधिग्रहण का कोई अधिकार, सिंध के अधिग्रहण का कोई अधिकार न होने की बात नेपियर इसलिए कहता है कि सिंध के अमीरों ने सिंध के अमीरों ने 1809 से 1838 1838 सिंध के अमीरों ने 1809 से 38 तक अंग्रेजों से की गई सभी संधियों का पूर्णतः पालन किया था। इन संधि के तहत सिंध के अमीरों ने ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने क्षेत्र में व्यापारिक एवं सैनिक सुविधाएं दी। इसके बावजूद भी सिंध के अमीरों पर संधि की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने सिंध का विलय किया। इस तरह सिंध विलय ब्रिटिश अधिकारों के अतिक्रमण को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंध विलय ब्रिटिश के लिए इस दृष्टि से उपयोगी था कि इससे भारत में अंग्रेजों के सामरिक व्यापारिक हितों की पूर्ति हुई
वस्तुतः सिंध की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि ईरान अफगानिस्तान के रास्ते यहां पहुंचा जा सकता था। अतः इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर अंग्रेज अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सिंध विलय को मानवोचित नीचता इसलिए कहा क्योंकि सिंध का शासन अंग्रेजों की दृष्टि में निरंकुश, बर्बर एवं अत्याचारी था। जबकि ब्रिटिश शासन में कानून का शासन होता, जहां लोग शांति से रह सकेंगे। अर्थात सिंध में सभ्यता के चिन्ह स्थापित होंगे। इसलिए सिंध की जनता के कल्याण के लिए यह विलय किया गया। किंतु यह नीचता इस दृष्टि से है कि सिंध के अमीरों ने अंग्रेजों के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया था। फिर भी उनके राज्य का अंग्रेजों ने अधिग्रहण किया।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस तरह हम कह सकते हैं कि नेपियर का यह कथन ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। यह कथन सिंध विलय को वैधता प्रदान करने का प्रयास है। अंग्रेजों द्वारा यह कहना कि सिंध के लोग असभ्य और जंगली थे, अतः उनके शासन को समाप्त कर अंग्रेज वहां सभ्यता के चिन्ह स्थापित कर रहे हैं। यह चिंतन दरअसल ब्रिटिश श्वेत नस्ल के भार के सिद्धांत श्वेत नस्ल के भार के सिद्धांत को उचित ठहराने का प्रयास है। तो ये था आपका सिंध पर अंग्रेजों की विजय। है जल्दी क्या बोल रहे हैं? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा? मतलब आज स्थितियां भी कुछ ऐसी बन रही हैं कि वहां प्रॉब्लम है। क्या दिखाई पड़ रहा है? करंट दिखाई दे रहा है। अच्छा, फॉल्ट दिखाई दे रहा है, मतलब क्लास तुरंत बंद कर दे, वो सब दिखता रहेगा। ऐसा क्या है? मतलब कुछ ऐसा स्पार्किंग वगैरह हो रही है क्या? ओ है? अच्छा, यहाँ पर प्रोजेक्टर भी बंद है भाई। अरे बताइए, तब से बंद ही है। वैसे भी ऐसा क्या उसमें दिखता इसलिए कोई नुकसान नहीं है। देखिए, सिंध का मामला जो है इसी एक सवाल के साथ होगा जब भी होगा कि सिंध का विलय अनैतिक था। सिंध को अधिकृत करना अंग्रेजों के अनैतिकता को सूचित करता है। सिंध का विलय अफगान तूफान की पूंछ थी। मतलब यह है कि अफगानिस्तान से जुड़ी बात अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और वहां पराजित हो गए।
और अपमान हुआ, और उस अपमान का बदला लेने के लिए वह सिंध का विलय कर रहे हैं। बस इसके बाद वो सारी बातें बतलानी है जो इस सिंध के विलय के सामरिक आर्थिक महत्व को उद्घाटित करती हैं कि सिंध का विलय अंग्रेज क्यों करना चाह रहे हैं। और चूंकि सिंध के अमीरों का कहीं कोई अंग्रेजों के प्रति षड्यंत्र नहीं था, कोई विश्वासघात नहीं था, फिर भी अंग्रेज जानबूझकर अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए उसका विलय कर रहे हैं। और उसको अब अपने गलत कार्य को सही ठहराने के लिए वो क्या सिद्धांत दे रहे हैं कि सिंध के अमीर, सिंध के लोग, सिंध के अंतर्गत बर्बरता थी, अत्याचार था, जंगलीपन की स्थिति थी, और हम अंग्रेज उसको दूर करके सभ्यता के चिन्ह स्थापित कर रहे हैं। तो एक तरीके से वह नस्लीय दृष्टिकोण की ही बात वहाँ पर कर रहे हैं कि श्वेत नस्ल, अब नस्ल की तो बात आ रही है। तो यही वजह है कि क्वेश्चंस यही स्टेटमेंट के साथ आपका होगा कि हमें सिंध को अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे, और ऐसा करना अत्यंत उपयोगी, लाभदायक और मानवोचित निष्ठा होगी। जितने स्टेटमेंट आते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, उसको रट लिया करिए, और आप लोग उत्तर रटते रहते हैं। क्वेश्चन रटा करिए, कहीं यही सब सिखाइए कि अब क्वेश्चन रटें। जो है ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए आपको एक सामग्री मिल जाएगी और बड़ी सटीक चीजें होंगी कि अब बेसिन की संधि के बारे में इतना पढ़ लिया आपने, समझ में सब आ गया, लेकिन जो क्वेश्चन है, अगर अभी कहा जाए खाली क्वेश्चन लिखो, नहीं लिख पाइएगा। उत्तर सबको पता है कि समझिए बेसिन की संधि, परिस्थितियां, प्रावधान, समीक्षा, मूल्यांकन, निष्कर्ष, प्रश्न गायब। तो फिर ये प्रश्न जो आपका है, ये प्रश्न है नहीं। जब कभी बेसिन की संधि के बारे में लिखना होगा, अगर आपके पास ये 2-3 स्टेटमेंट हैं, तो बेशक क्वेश्चन एक आ रहा, फिर भी आप वहां पर इसको कोट करके अपने उत्तर का अंत कर सकते हैं। किस दृष्टि से बेसिन की संधि एक बेकार आदमी से संधि नहीं थी। बेसिन की संधि ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से ब्रिटिश को भारत का साम्राज्य अर्पित कर दिया। ये सब कथन ही तो है। तो जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं ना, कोशिश करिए उनको उसी साथ साथ याद करते जाइए। वरना अब सालबाई की संधि 20 वर्षों का युद्ध विराम थी, ये प्रश्न आए तभी आप शब्द को लिखें जाने जरूरी नहीं है, इसका उपयोग करने की बात है। हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को अपंग बना दिया, पंगु बना दिया है। ये स्टेटमेंट याद रहेगा तब तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों की समीक्षा करिए वाले में आप इसको कोट कर पाएंगे। 1780-81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए संकट का समय था, या दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ने तब लड़ा जब वे सर्वाधिक संकट के दौर में थे। तो आपको जो चीज याद करने के लिए बोला जा रहा है वो केवल प्रश्न, और अभी तक आप उत्तर रटने की पद्धति से युक्त थे, और पहली बार अब यहां। तो अब जरा चलें पंजाब। कल चलेंगे। इसी कहते हैं कि देखिए मन में कितनी भावनाएं जागृत हो गई है ना, है कॉपी बंद हो गई, मैसेज भी कर दिए कि हाँ ये पोहा साथ ही खाएंगे। हाँ मतलब फ्रेंड है जी। सभ्यता और
गुलाम बना दिया और मनुष्य सभ्यता को ही महत्वपूर्ण मान लेते हैं। इस सभ्यता को हम अपनी गुलामी माने प्रगति। इनका कहना है कि रूसो ने बहुत कुछ कहा था जो हम लोग एक बार भी विज्ञान तकनीक के विकास के साथ पढ़ रहे थे। उस क्लास में थे आप, विज्ञान वाले में, जब रूसो का मैं पढ़ा रहा था, तब तो ये सवाल वैसे नहीं आना चाहिए। इनका कहना था कि रूसो ने ये कहा कि सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य की गुलामी सामने आ रही है, तो क्या माना जाए, सभ्यता का विकास मनुष्य का भौतिक विकास माना जाए या उसकी अपनी गुलामी का, यही ना? तो ये देखने का नजरिया है। उस समय भी हमने कहा था कि अगर इस सभ्यता का विकास नहीं होगा तो मनुष्य तो वैसे भी अभाव से गुजर रहा है। अगर हम मानव के हित पर बल दे रहे हैं, मानव के तर्क पर बल दे रहे हैं, मानव के विवेक पर बल दे रहे हैं, तो उसका एक स्वाभाविक परिणाम क्या होगा? वैज्ञानिक विकास चिंतन। वैज्ञानिक विकास चिंतन होगा तो इसका मतलब है कि सुख सुविधाओं का विस्तार भी होगा, और सुख सुविधाएं सबके पास समान रूप से नहीं पहुंचेंगी। तो भौतिक विकास के साथ जिसको हम कह रहे हैं सभ्यता का विकास हो रहा है, वह सब तो होता जा रहा है, लेकिन साथ में मानव अपनी मूल प्रवृत्ति से दूर भी होता जा रहा है। यही वजह है सभ्यता का विकास जरूरी है, लेकिन साथ में मानवीय मूल्यों को भी ग्रहण करना आवश्यक है। तो जैसे कहा जाए विज्ञान वरदान या अभिशाप। भाई विज्ञान को अगर हम आज अभिशाप माने, इसका मतलब कि हम केवल विज्ञान के नकारात्मक पहलू को देख रहे हैं। उसमें विज्ञान का तो कोई दोष नहीं है। विज्ञान का अब उपयोग करने वाला अगर विवेक नहीं है हमारे पास, तो निश्चित तौर पर अभिशाप वह बन जाएगा। वही तमाम चीज़ें हैं, तमाम रसायन हैं, तमाम ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिसके माध्यम से हम अपना विकास तय कर पाएंगे विज्ञान से। लेकिन वही अगर विज्ञान का दुरुपयोग हुआ तो क्या है? आखिर सूचना क्रांति का लाभ ले रहे हैं घर बैठे हुए। आप सोच कर देखिए कि व्यक्ति पहले बैंक में जाता था, जमा करना हो, विड्रॉल करना हो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। आज के समय में मोबाइल बैंकिंग, ये उसी विज्ञान की देन है। लेकिन उसी स्तर पर पता चल रहा है कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो अब इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि फिर से उसी पद्धति पर लौटाया जाए। तो कहीं ना कहीं विज्ञान के अपने प्रयोग करने वालों को विवेकशील बनाने की जरूरत है। तो रूसो के चिंतन के आधार पर कहिए या किसी स्तर पर, सभ्यता का विकास मनुष्य के लिए आवश्यक भी है, साथ में उसका दायित्व है कि वह मानवतावादी या मानवीय मूल्यों से रहित न हो। तो खैर ये सब तो बात होती रहेगी, मैं समझ रहा हूं। अब जरा मामला पंजाब पर ब्रिटिश नियंत्रण का है, और ये हम लोग पढ़ेंगे है ना। कब पढ़ेंगे? इतना आप लोग अनिश्चित क्यों रहते हैं, जबकि मैं बोल चुका आने के बाद कि आज मैं जल्दी छोड़ दूंगा, है ना। तो आज क्लास यहीं छोड़ूंगा।